हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान 22 भागों में एवं 395 अनुच्छेद में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से भाग हैं एवं कौन से अनुच्छेद हैं। यहाँ एक बात बता देते हैं कि इस टॉपिक का ये पहला वीडियो है। इसके 2-3 वीडियो आएंगे, काफ़ी लंबी पार्ट है, तो ये पहले वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक भारत के संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के आर्टिकल आते हैं। पहला आर्टिकल है इंडिया, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ इंडिया का परिचय दिया गया है। आर्टिकल 2 यह बताता है कि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना जो भारतीय क्षेत्र के ना हो, आर्टिकल 2 के तहत होंगे। उदाहरण के लिए सिक्किम का प्रवेश, जो कि यह भारतीय राज्य नहीं था, यह विदेशी राज्य था, इसका विलय भारत में किया गया है आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या राज्यों की सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3 के तहत होता है। उदाहरण के लिए तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3 के तहत ही हुआ है, जो कि भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्यों को बनाया गया है। आर्टिकल 4 कहता है कि ऊपर के जो आर्टिकल 2 और 3 हैं के तहत राज्य का प्रवेश, निर्माण, सीमा परिवर्तन आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका यह मतलब है कि कोई भी राज्यों का सीमा में बदलाव करना होगा या नए राज्यों को प्रवेश कराना होगा, उसके लिए हमें संसद में सामान्य विधेयक पास करना पड़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। भाग 2 जो कि नागरिकता के बारे में बात करता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत के लोग एक ही नागरिकता लेकर भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। यह यूएसए की नागरिकता से भिन्न है, उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यूएसए में केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, परंतु भारत में एक ही नागरिकता लेकर हम चाहे वो केरल में रह सकते हैं, चाहे दिल्ली में, या फिर किसी और राज्य में हम रह सकते हैं। आर्टिकल 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत में आने वालों की नागरिकता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान में जाने वालों की नागरिकता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 9 विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति के बारे में कहता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की, जैसे कि ब्रिटेन की या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 10 कहता है नागरिक अधिकारों की निरंतरता, इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकारों के लिए कानून निर्माण व नियमन की बात करता है। इसका मतलब ये होगा कि भारत में नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून का निर्माण होगा वह संसद द्वारा ही किया जाएगा, संसद के पास ही अधिकार है। जैसे हाल ही में CAA कानून आया है, वो संसद के द्वारा ही लाया गया था। चलिए भाग 3 को देखते हैं। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स। ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग 12 में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। जब हम राज्य के बारे में बात करेंगे तो ये सभी आ जाते हैं उसमें।
आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां के बारे में वर्णन है। चलिए पहला मौलिक अधिकार देखते हैं, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 15 जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसी के अंतर्गत स्कूल कॉलेजों में रिजर्वेशन आता है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। इसी के अंतर्गत ही नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। अभी हाल ही में EWS कैटेगरी को जो 10% आरक्षण दिया गया है वह आर्टिकल 16 के तहत ही है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात करता है, छुआछूत का अंत। हालांकि संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत के बारे में बताता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगाएगा। हालांकि इसके अपवाद हैं, भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार इत्यादि, उनको उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक का। आर्टिकल 19 6 अधिकारों की रक्षा के बारे में बात करता है। उसमें राइट टू स्पीच है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन व सभा करने की स्वतंत्रता, हालांकि वो शांतिपूर्ण ही हो, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में सिविल सोसाइटी के गठन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फोर्थ है भारत में कहीं भी अबाध संचरण करने का अधिकार है। पांचवा है बसने का या निवास करने का अधिकार। छठा है व्यवसाय का अधिकार, कहीं भी व्यक्ति रह सकता है, निवास कर सकता है, कोई भी व्यवसाय जीविका कर सकता है, हालांकि वो नैतिक हो और नियम और कानून के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 20 जो कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा दोहरा संकट या दोहरे अभियोजन से सुरक्षा दी गई है। इसी के अंतर्गत ही स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता। आपराधिक मामले में वर्तमान कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी और सिविल मामले में वर्तमान, पुराने एवं नए कानूनों के अनुसार सजा दी जा सकती है। आर्टिकल 20 को आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं किया जाता है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। इसे जीवन के अधिकार भी कहा जाता है। यहाँ ये बात बता दें कि जीवन के अधिकार में सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, इसमें मानव की गरिमा में जीवन जीने के लिए जरूरी स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। इसे केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। यह अधिकार नागरिकों एवं विदेशी दोनों को मिला हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मेनका गांधी मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में, जो कि 1978 में आया, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को विस्तार दिया। इसके अंतर्गत कई नए अधिकार शामिल किया गया। उदाहरण के लिए नींद का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, विदेश भ्रमण का अधिकार, मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, हथकड़ी, बेड़िया या एकांतवास से संरक्षण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, लावारिस मृतक के दाह संस्कार का अधिकार। ऐसे बहुत से अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21A में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार,
दिया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा लाया गया था। इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसी को राइट टू एजुकेशन कहा जाता था। आगे के आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसका यह तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, उसे वकील से परामर्श का अधिकार है, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है, 24 घंटे के सामने। अगर किसी सुरक्षा के दृष्टिगत किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया जाता है तो उसे मैक्सिमम 3 महीने के लिए ही नज़रबंद किया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा समय के लिए अगर नज़रबंद करना है तो बोर्ड का गठन करना पड़ेगा और उसके द्वारा निर्णय आने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी को 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक का है। इसमें दो आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 23 में मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध किया गया है। किसी भी व्यक्ति को जबरन और बिना पारिश्रमिक दिए उसे कार्य नहीं कराया जा सकता और न ही किसी व्यक्ति को बेचा जा सकता है। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। यहाँ कारखानों में हानिकारक फैक्ट्रियों जिसमें संकट हो, खान फैक्ट्री, किसी भी ऐसे कारखानों में बालकों का नियोजन नहीं किया जा सकता। इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों की बात की गई है। आगे देखते हैं। चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक की बात की गई है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की, जिसमें धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, हिंदुओं को तिलक लगाने की, ऐसे ही अन्य धर्मों को उनको आचरण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, जैसे दुर्गा पूजा, मेले का आयोजन। आर्टिकल 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता है, हालांकि इसमें शुल्क शामिल नहीं है। आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता दी गई है। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक है। इसमें दो ही है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। हालांकि संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है, इसे हम भाषाई या धार्मिक दोनों आधार पर देख सकते हैं। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है, जैसे कि मदरसों का संचालन होता है। अल्पसंख्यक विद्यालय खोलने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे पहले बात की गई थी कि संपत्ति का अधिकार वो आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था, उसको निश्चित कर दिया गया है। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, अब वो कानूनी अधिकार है, जिसे 12वें भाग में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उसको आर्टिकल 301 के तहत वर्णन किया गया है। छठा मौलिक अधिकार जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें व्यक्ति को ऊपर के जो 5 मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग किया जाएगा और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 का प्रयोग किया जाता है अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है।
जो कि आगे की वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे। अभी नाम देख लेते हैं कौन कौन से रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। आर्टिकल 33 जो कि सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों, सूचना संगठनों आदि के अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति के बारे में वर्णन करता है। क्योंकि कुछ सुरक्षा के कारणों से और इनके पास गोपनीय सूचना होती है, इसलिए इनके अधिकारों को कम कर दिया जाता है। आर्टिकल 34 में सेना विधि लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति के बारे में दिया गया है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अपस्फा एक्ट लागू होता है। जब ये कानून लागू होता है तो नागरिकों की जितने भी फ्रीडम है उनको कम कर दिया जाता है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाती है। सम्मेलन करने की, अबाध आचरण करने की, संघ बनाने का जितनी भी स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है। आर्टिकल 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताता है कि सिर्फ संसद को यह शक्ति है कि फंडामेंटल राइट के बारे में वह कानून बनाए। ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सभी के बारे में एक और बात है, स्पष्ट कर दें कि आपातकाल के समय आर्टिकल 358 लागू होने पर, जो कि युद्ध एवं बाहरी आक्रमण की स्थिति में लागू होता है, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। और जब आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है। 21 जो कि जीवन का अधिकार था और आर्टिकल 20 दो सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता था, उनको छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सभी टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।